नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है आपका। तो हमारा ये जो आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा बातचीत, उस बातचीत के देखिए हमने बाल कृष्ण भट्ट जी का परिचय पढ़ा, जीवन परिचय पढ़ा, बातचीत का पाठ परिचय पढ़ा और फिर जो हमारा निबंध था उनके द्वारा लिखा गया वो निबंध बहुत ही मज़ेदार ढंग से और आनंद पूर्वक पढ़ा। हमें बहुत आनंद आया, पता चला कि बातचीत क्या है और किस तरह से करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उस निबंध में पढ़ी थी। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें लेक्चर नंबर 3 है हमारा, इस पाठ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 3 है और उसके आज हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नोत्तर में आपके पाठ्यक्रम में जो दिए गए हैं उन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है इसके अंदर जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे आपको याद करने के लिए। तो वो सारे प्रश्न आज हम यहाँ करने वाले हैं और आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा कि ये प्रश्नों के उत्तर क्या है। ठीक है, तो चलते हम, ये है हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तरीय। ठीक है, तो अति लघुत्तरात्मक क्या होता है? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जिसमें अ ब स द 4 विकल्प दिए हुए होते हैं और विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनकर आपको उसमें भरना होता है। ठीक है, दूसरा होता है अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक का मतलब होता है उस जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को एक या दो पंक्ति के अंदर हमें उसे उत्तर देना है। ठीक है, उसके बाद आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में अति लघुत्तरात्मक से और निबंधात्मक से थोड़ा सा छोटा उत्तर होता है उसका। ठीक है, और जो निबंधात्मक होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसकी जो शब्द सीमा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में हमारा जो पहला प्रश्न आता है वह है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो निबंधकार कौन है, यानी कि हमारे इस पाठ के रचनाकार कौन है, निबंध किसने लिखा था, बातचीत जो निबंध है उसको, ये जो निबंध है वो किन्होंने लिखा था। तो हमें सबको पता है कि निबंध किन्होंने लिखा था, वो हमें हाथों हाथ याद हो गया था, बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार माने जाते हैं। किस युग के, मैंने आपको जब साहित्य पढ़ाया था उसमें साहित्य बताया था कि जो गद्य साहित्य है, आधुनिक गद्य साहित्य है, उस साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों के अंदर देखिए पूर्व भारतेंदु युग, उसके बाद में भारतेंदु युग जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में द्विवेदी युग आ जाता है, उसके बाद में शुक्लोत्तर युग आ जाता है और उसके बाद शुक्ल युग आ जाता है और उसके बाद में शुक्लोत्तर युग आता है। ठीक है, इस प्रकार से कई कालों में इसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के रचनाकार या लेखक है। तो वो किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। ठीक है, आधुनिक काल में भारतेंदु युग नाम का जो एक काल है, एक समय है, उस समय के ये लेखक माने जाते हैं। 100 अज्ञान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अज्ञान और एक सुजान नाम का जो उपन्यास है वो किन्होंने लिखा? वो भी बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। बिल्कुल, जो बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध की बात कही गई है यहाँ और उनका जीवन परिचय दिया है, उनका कृतित्व दिया है, तो फिर उनके ही निबंधों की बात होगी। तो 100 अज्ञान एक सुजान का जो उपन्यास है, ठीक है, जिसे नॉवल कहते हैं, ये उपन्यास किन्होंने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? हाँ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत में जो निपुण लोग हैं वो कहाँ के थे? यूरोप के थे। ठीक है, हमने पढ़ा था उस बातचीत वाले पाठ में कि यूरोप के लोग बोलने में चतुर होते हैं, निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। ठीक है, उनमें जो बातचीत करने की जो कला है वो बहुत अधिक विकसित है। तो कहाँ के थे? यूरोप के थे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? प्रदीप का। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, अर्थात बातचीत किस प्रकार से, किस ढंग से, किस रूप में की जानी चाहिए, वह शैली बातचीत के माध्यम से बताना चाहते हैं। कई लोग बहुत बतंगड़ होते हैं, यानी कि बातचीत करते ही जाते हैं। कई लोग होते हैं जो इतना
कम बोलते हैं कि जिससे उनके कहने का अर्थ तक नहीं समझ सकते हम, तो वो सब नहीं होना चाहिए। हमारे बातचीत का दायरा हमारे कुछ संकुचित होना चाहिए, इतना संकुचित नहीं कि आप अपने कहने के बात मतलब आप जो कहना चाहते हो सामने वाला समझ ही ना पाए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान यानी कि वो कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 8, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? हमने यहाँ पर निबंध पढ़ा है, उनका निबंध बातचीत यहाँ पर है। ठीक है, उनके द्वारा बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वह कौन सा लिखा गया है? अपने अपने अजनबी और 100 अज्ञान एक सुजान, ये भी बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया। और एक उपन्यास ये और है, अपने अपने अजनबी नाम का जो उपन्यास है वो भी बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। अगर हमें अब है प्रश्न उत्तर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा उत्तर हम यहाँ लिख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में क्या होगा कि जो उत्तर की जो शब्द सीमा है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि एक शब्द में या एक पंक्ति में उत्तर न देके 2 या 3 पंक्तियों में उसका उत्तर देना होगा हमें, उसे कहते हैं लघु उत्तरीय। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति न होती, यहाँ पर वाक शक्ति आएगा, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, यानी कि लेखक ने बातचीत के बारे में पूरी बात बताई। ठीक है, वाक शक्ति के बारे में बताया कि वाक शक्ति कितनी ताकतवर होती है, कितनी बलवान होती है। तो अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाक शक्ति अगर बोलने की ताकत नहीं होती, हमें ये क्षमता नहीं होती, तो क्या होता? तो यहाँ उत्तर मिलता है हमें कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के दुख सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से यह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। अब सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ बोलता ही नहीं, तो हम क्या सुनते? कुछ नहीं सुन पाते। ठीक है, तो वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति होना है, बोलने की क्षमता होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य कहेंगे हम इसे, कि अगर यह नहीं होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, कोई एक दूसरे से बातचीत न करता, एक एक कोने में बैठ जाते वो लोग। ठीक है, और एक दूसरे के जो भावनाएं हैं या अनुभव है एक दूसरे को न बता पाते न समझ पाते। तो वाक शक्ति न होने का बहुत बड़ा हम हर्जाना भुगतते अगर यह नहीं होती तो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 हो गया हमारा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? क्या विचार है उनके? हमारे पाठ के अंतर्गत ये दोनों आए थे। बातचीत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अनेक विचार रखे हैं। इनमें बेन जॉनसन और एडिसन के विचारों को लेखक ने यहाँ उद्धृत किया है। ठीक है, किस प्रकार उद्धृत किया है कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है तो उसकी आंतरिक हमें पहचान करनी है, वो किस प्रकार से होगी, उसका साक्षात्कार कैसे होगा, यानी कि हम उसका इंटरव्यू किस प्रकार लेंगे। अगर वह बोल ही नहीं रहा है तो हमें उसके बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी है, उसका बौद्धिक जीवन, इन सभी के जीवन के बारे में हम कैसे जान सकेंगे अगर वह नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोलना बहुत आवश्यक है। और हम ये कहते हैं कि बोलने से बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो हमें बोलना चाहिए अपने जीवन में, लेकिन इतना ही बोलना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है, अन्यथा वह फिर अनर्गल हो जाता है, यानी कि फिर वो एक लत पड़ जाती है, आदी हो जाते हैं हम उसके, और लोग हमसे भागने लगते हैं कि ये ज़्यादा बोलने लग गया तो फिर हमारा मतलब या तो पका देगा ये इंसान या फिर हम पागल हो जाएंगे सुनकर। इस तरह से वो हमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। वास्तव में
जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये उदाहरण मैंने आपको कोयल और कौवे के माध्यम से बताया था कि जब तक दोनों आवाज नहीं निकालते तब तक हमें यह पता नहीं चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। तो यहाँ यही स्पष्ट किया गया है कि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसके गुण दोषों के बारे में हम नहीं बता सकते। दूसरे विद्वान एडिसन के अनुसार, ये इतना सब जो कहा है वो तो कहा है बेन जॉनसन ने। अब जो एडिसन कह रहा है वो कह रहा है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। बिल्कुल, असल बातचीत यानी कि एक दूसरे के भावों को प्रकट करना है तो हम एक व्यक्ति के सामने ही अपने भावों को प्रकट करेंगे और वह व्यक्ति भी हमारे सामने ही भाव को प्रकट करेगा। अन्यथा अगर कोई तीसरा चौथा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वहाँ औपचारिकता हो जाती है। मतलब हम सिर्फ उस बात को या तो इधर उधर टाल देंगे या फिर कुछ सामने वाले को या तो पागल बनाने की कोशिश करेंगे, मूर्ख बनाने की कोशिश करके फिर हमारे उन दूसरे शब्दों का यूज़ करके और फिर हम उसे अपने भावों को व्यक्त करेंगे। तो वहाँ फिर वो दूसरा अर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एडिसन है वो ये कहना चाहते हैं कि जो असली बातचीत होती है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है और वही सार्थक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। तीसरे व्यक्ति की अनुपस्थिति मात्र से ही, उपस्थिति बोलेंगे हम यहाँ पर, तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा बदल जाती है। यानी कि वह आ गया है तो हमारा बातचीत करने का जो तरीका था वो बिल्कुल ही बदल जाता है। हम उसे बदल देते हैं, कोई और विषय हम लेकर आ जाते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि जो असली बातचीत होती है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है। जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वहाँ फिर औपचारिकताएं मात्र होती है, वहाँ पर आप अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। जब चार आदमी हुए तो बेतकल्लुफी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। फॉर्मेलिटी का मतलब औपचारिकता है, ठीक है। क्या होता है? औपचारिकताएं, ठीक है। मतलब कि अगर वहां चार आदमी इकट्ठे हो गए तो बेतकल्लुफी यानी कि किसी को तकलीफ न हो ऐसी बात नहीं करेंगे और मात्र औपचारिकताएं के हम बातचीत करेंगे। मतलब एक दूसरे का या तो ख्याल पूछ लेंगे या आगे की कोई आगे के समय की कोई दिनचर्या पूछ लेंगे, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अर्थात बातचीत सार गर्भित न होकर मात्र रस्म अदायगी भर रह जाती है। यानी कि बातचीत, आप जो सार गर्भित बातचीत दो व्यक्ति कर रहे थे, किसी तीसरे और चौथे व्यक्ति के आने के बाद में वह बातचीत न रहकर केवल एक औपचारिकता रह जाती है कि हम सिर्फ आप एक दूसरे की खैर खबर पूछ सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत एक रस्म जैसी हो जाती है। आपने सिर्फ औपचारिकता मात्र निभाई है, आपने अपने मन को नहीं व्यक्त किया है, न सामने वाले ने अपने मन को व्यक्त किया है। तो इस तरह की बातचीत का वो सार गर्भित नहीं होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बातचीत करने की जो प्रतिभा है, जो कला है, वो क्या है? बातचीत की जो वाक शक्ति की, यानी कि आप बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से संप्रेषण बना रहे हैं, उस संप्रेषण की क्या कला है? तो हमारा उत्तर देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बिल्कुल, यूरोप के लोगों में बताया था कि बातचीत करने में निपुण है, गई हुनर है उनका यह। इस बातचीत की प्रतिभा की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। काव्य कला प्रवीण का मतलब होता है आप तुकों का ध्यान लेके लयबद्ध किसी तुकांत रचना को करके और फिर आप कोई बातचीत कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी काव्यमय भाषा के रूप में बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ यूरोप के लोगों का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक विद्वान मंडली है, वह काव्य कला में प्रवीण है और ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। और ऐसे ऐसे विषय को लिया जाता है वहाँ पर जहाँ हमें अत्यंत सुख अनुभव होता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी भी है। गोष्ठी यानी कि कुछ लोगों का समूह, वो समूह जब आपस में बातचीत करता है काव्य भाषा में तो वहाँ पर उसे गोष्ठी कहा जाता है, तो उसे शुद्ध गोष्ठी कहेंगे। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई बोल सकते हैं हम इसको, पंडिताई का
अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता है। ठीक है, पंडिताई का पता, अभिमान या कपट, अभिमान यानी कि गर्व, आप घमंड बोल सकते हैं इसे, घमंड, कपट यानी कि छल। ठीक है, कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता है, वहां पर भी एक भी कोई ऐसी बात नहीं होती है उनकी गोष्ठियों के बीच में कि जहां कोई व्यक्ति अपने स्वयं को घमंड कर रहा है या कोई किसी के साथ छल कपट कर रहा है, इस तरह के वहां पर कोई बातचीत नहीं होती है। शुद्ध गोष्ठी नाम इसलिए दिया गया है कि उनकी जो बातें हैं वो शुद्ध होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान देने के लिए होती है, एक दूसरे के भाव को व्यक्त करने की होती है और बिल्कुल विद्वान, काव्य शास्त्र में विद्वान मंडली द्वारा की जाती है। ठीक है, तो बातचीत ऐसी होनी चाहिए, यूरोप के लोगों से हमें सीख मिलती है कि बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो शुद्ध हो, सरल हो, सहज हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वर्ण कर्ण रसाभास, कर्ण का मतलब होता है कान, कान में जो रस होता है पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सामने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कि अगर वे ऐसी शुष्क सूखी बातचीत भी करते हैं, कोई शुद्ध बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बातचीत का विषय बन जाता है और बनने के बाद वे माहौल इस प्रकार का प्रकट माहौल ऐसा बना लेते हैं, कोई प्रकट कर लेते हैं या कोई गोष्ठी होती है, तो उसमें कहते हैं कि शास्त्रार्थ हो रहा है। ठीक है, अपने आप को वे शास्त्र का ज्ञाता समझने लग जाते हैं, यानी कि अभिमान हो जाता है उन्हें। वैसा रस नहीं घोल सकते जैसा यूरोप के लोग अपनी शुद्ध गोष्ठी में रसाभास लाते हैं, वैसा रसाभास हमारे यहाँ के जो पंडित है यानी कि शास्त्रार्थ करने वाले हैं वे लोग नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। इसलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें बातचीत करने की कला है वो सामने वाले को कभी भी रुष्ट होने नहीं देगा, यानी कि उसे कभी भी निराश होने नहीं देगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लिए हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यहाँ क्या पूछा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, कि मनुष्य किस प्रकार बातचीत करे और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी कि किसी एक ही माहौल में वह बातचीत न करके अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न करे, उसे कहते हैं हम नवीन संसार उत्पन्न करना। नवीन संसार का मतलब ये नहीं कि नए नए लोगों को इस प्रकार से प्रकट करना और आप उससे बातचीत करो, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है। कोई नवीन संसार यानी कि संसार को मिटाकर नया नहीं बनाया जा सकता, ऐसा मत सोच लेना आप बिल्कुल भी। नवीन संसार का मतलब यह है कि नई परिस्थितियां, ठीक है, नया माहौल, वो चीज होती है नवीन संसार। तो उत्तर क्या है? उत्तर है हमारा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है स्वयं से बातचीत करना। आप अपने आप में मनन कितना कर रहे हैं। यदि आप किसी परेशानी में हैं और यदि आप स्वयं से बातचीत करेंगे, उसके बाद देखिए आपको कितना हल नजर आता है। जिस बात से आप चिंतित थे वह जो बात है वो आपको कितनी हल्की नजर आती है। तो यह आप अपने आप से महसूस करेंगे जब आत्म वार्तालाप करेंगे। आप अपनी आत्मा से वार्तालाप करेंगे, उससे कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि मनुष्य में बातचीत का सबसे जो उत्तम तरीका है वह है आत्म वार्तालाप करना। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ऐसी ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य कभी चिंता नहीं करता है या उसे ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है या ऐसा अवसर उसके जीवन में कभी नहीं आता है कि जब उसको लगता है कि मैं अपनी कोई ऐसी बात है जो किसी से न कह सकूं, तब उसे क्या करना चाहिए? स्वयं से कहना चाहिए। स्वयं से कहने के बाद आप देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। हमारा जो फैसला है यानी कि हमारा जो निर्णय है वो हम स्वयं लेंगे
और क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को देख परख कर और फिर हम लेंगे तो देखिए क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, बहुत अच्छा और सकारात्मक निष्कर्ष निकलता है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि आत्मवार्तालाप करना सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसके द्वारा हम हमारे जो अंदर से हम स्वयं से बातचीत करने की जो शक्ति है उसको विकसित करेंगे और उसको और अधिक फल फूलित करेंगे। ऐसी शक्ति विकसित करें जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, ठीक है, यानी कि जब हम अपने आप से के क्रोध पर नियंत्रण कर लेंगे तो यानी कि हम स्वयं से बात कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा से बात कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण का मतलब कि हर समय प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी इस मन को प्रपंचात्मक संसार का, प्रपंचात्मक का मतलब होता है जो धोखेबाज संसार है, बहुत धोखाधड़ी वाला है, जो नाटक खेलता रहता है, ठीक है, बहुत नौटंकियों वाला है, छल कपट वाला है, उसको बोलते हैं प्रपंचात्मक संसार। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं है। तो भट्ट जी यही कहते हैं कि बातचीत का जो सबसे अच्छा माध्यम है वह है आत्मवार्तालाप करना। यदि हमें किसी बात पर क्रोध आ गया है तो उस क्रोध को हम जब मतलब वश में करना चाहते हैं, उसको क्रोध को अपने वश में करना चाहते हैं, तो उस समय हमें स्वयं से बातचीत कर लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि हम जब क्रोधावेश में अगर हम हमारे मुख से कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाए, अनर्गल शब्द निकल जाए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, किसी के मन को हानि पहुंचे या किसी का दिल दुखे, ऐसी बात न करके हम जब स्वयं से बात कर लेंगे तो फिर हमारा सारा जितनी भी परेशानी है उनका सबका हल निकल जाएगा। इसलिए बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है आत्मवार्तालाप करना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो मन के चित्त का मतलब होता है मन का आंतरिक भाग, ठीक है, मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे, ठीक है। मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को यह चाहिए कि वह मन के चित्त को एकाग्र करे यानी कि इधर उधर न भटकाकर एक बिंदु पर केंद्रित करे, ठीक है। और मनोवृत्ति को, हमारे मन की जो वृत्ति है जो इधर उधर घूमती रहती है, उसको स्थिर करे, एक स्थान पर लाए, ठीक है। और अब अपने आप से बातचीत करें, ठीक है। फिर हम जब ये सारी चीजें कर लेंगे, हमारे मन को एक केंद्र में रख लेंगे, हमारी मनोवृत्ति को एक केंद्र में रख लेंगे, तो फिर क्या होगा, हम स्वयं से बातचीत करना प्रारंभ कर लेंगे। फिर हमें किसी अन्य व्यक्ति या अन्य किसी स्थान की किसी अन्य लोगों की जरूरत नहीं होती है, किसी जनसभा की आवश्यकता नहीं होती है, किसी समूह की आवश्यकता नहीं होती है। फिर वो अकेला इंसान अपने लिए एक संसार के लायक होता है, संसार के समान होता है कि वह स्वयं से बातचीत कर लेता है, यानी कि उसने संसार को जीत लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि इससे आत्मचेतना का विकास होता है। आत्मचेतना यानी कि हमारे आंतरिक, हमारी आत्मा की शक्ति का विकास होता है। उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी न किसी से बैर होता रहता है। बिल्कुल, हम जब ज़्यादा बात करते हैं किसी से तो क्या होता है, कुछ अनर्गल बातें निकल जाती है, कुछ अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे सामने वाला दुखी हो जाता है या फिर हमारा दुश्मन बन बैठता है। तो आत्मवार्तालाप का सबसे अच्छा जो फायदा है, यानी कि जो सबसे अच्छा लाभ है, वो यही है कि हम किसी मतलब दुनिया में किसी और से बैर न लेंगे, यानी कि किसी के से दुश्मनी नहीं लेंगे, क्योंकि हम ना तो किसी से बोलेंगे और ना किसी से दुश्मनी लेंगे। ऐसा नहीं है, ना बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी से बातचीत ना करें, ऐसा नहीं है। लेखक के कहने का मतलब यह है कि बातचीत करें, लेकिन जब आप क्रोधावेश में हो, ठीक है, क्रोध अवस्था में है, उस समय आप अपने मन से बातचीत करें, यही आपका सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। लेखक ने यही कहा कि अगर आप अपने मन से बातचीत करने लग गए, यानी कि आप शांत रहने लग गए, तो आप बड़े बड़े जितने भी शत्रु हैं उनको भी जीत सकते हैं। वे भी आपके मौन धारण को बहुत बड़ी ताकत बना सकते हैं, ठीक है।
यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वदा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम सदैव एक नया संसार बना सकते हैं। कैसा? क्योंकि हम स्वयं के लिए संपूर्ण हैं। अगर हम स्वयं से बात कर रहे हैं तो हम संपूर्ण हैं और संपूर्णता ही हमारे लिए समग्रता है। ठीक है, संसार के लिए समग्रता है कि संसार हमारे लिए सब कुछ है और हम संसार के लिए सब कुछ है। तो कम बातचीत करेंगे तो संसार हमारे वश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। इससे क्या होगा, यानी कि हमें कोई दबाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी से अनर्गल बातचीत करते ही नहीं है, तो हमें कौन दबाएगा। ठीक है, और अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी जिह्वा को कंट्रोल में रखे, यानी कि नियंत्रण में रखे, और फिर जितने भी शब्द बोले मधुर वाणी में बोले और इस संसार को विजित कर ले। ठीक है, जिससे न किसी से कटुता रहेगी, न बैर रहेगा, न तो किसी से लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, क्योंकि अनर्गल बातें कर ही नहीं रहे, ज्यादा बोल ही नहीं रहे। ठीक है, खूब दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। कौन सा? आत्म वार्तालाप करना। अब चलते हैं हम हमारे प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जिसमें है व्याख्या। देखिए, वैसे तो हमने निबंध इस प्रकार से पढ़ा है कि पूरे निबंध की हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ 2 व्याख्या दी गई है, उन व्याख्याओं को भी हम हल कर लेते हैं कि व्याख्या का क्या भावार्थ है। ठीक है, पहली है हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाती। अब देखिए, ये जो व्याख्या है वो आप ऐसा न समझिए कि पूरे पाठ को लिया गया है। पाठ में से कुछ पंक्तियां ली गई है, उन पंक्तियों का भाव यहाँ पर यानी कि विचार बताना है। निबंध क्या होता है, जो गद्य है, हम अभी गद्य पढ़ रहे हैं तो गद्य विचार प्रदान होता है। तो ये जो विचार है लेखक के, इन विचारों को और हम थोड़ा समझा कर लिख सकते हैं या उनका भाव प्रकट कर सकते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, यह तो हो गया हमारा गद्य, जो गद्यांश बोलते हैं। अब उस गद्यांश की यहाँ पर व्याख्या दी है। ठीक है, यह व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्ति सबसे पहले हम जब कभी भी, चाहे आप गद्य की व्याख्या करें चाहे आप पद्य की व्याख्या करें, तो सबसे पहला जो काम है आपका वह होगा सप्रसंग लिखना, यानी कि प्रसंग लिखना। उसका प्रसंग का मतलब होता है यह कहाँ से उद्धृत किया गया और इसमें क्या बताया, इसका मूल भाव क्या है वह बताना है। उसके बाद में आप इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति, अब यहाँ पर व्याख्या दी है कि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। ठीक है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है, जिससे ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है, तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक है, ये थी आपकी प्रश्न नंबर 5 व्याख्या करेगा अभाग। हमने एक व्याख्या ली है इसमें। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, इस निबंध की क्या विशेषताएं है। कौन सा निबंध? बातचीत। बहुत सारी विशेषताएं हैं, हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी है। ठीक है, बातचीत के माध्यम से हमने जीवन में हमें कितनी बात करनी चाहिए यह पता चला है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मुझे कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किस वक्त बोलना चाहिए, किस वक्त चुप रहना चाहिए। ये भी मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि निबंध के माध्यम से मुझे पता चला, आज ये इतना ज्ञान हुआ। आप सभी को भी ज्ञान हुआ होगा। उत्तर देखिए कि इस निबंध यानी कि बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। बिल्कुल, मनुष्य बोलने की शक्ति के कारण ही पशुओं से अलग है, क्योंकि पशु बोल नहीं सकते और हम लोग बोल सकते हैं। बढ़कर है, पशुओं से अलग है और बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य अपने भावों को व्यक्त कर सकता है और दूसरे के भावों को सुन सकता है। क्यों? क्योंकि वे भी व्यक्त कर रहे हैं।
इसलिए क्योंकि जानवर जो पशु है वे तो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, वे अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते और न दूसरे पशु की पीड़ा को सुन सकते हैं। तो ये एक जो भगवान का दिया हुआ उपहार है वह हमें अच्छे से उपयोग में लेना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस प्रकार से लेखक के कहने का तात्पर्य, मूल भाव उसका यही है। बातचीत के विभिन्न तरीके जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी या शुद्ध गोष्ठी बोल सकते हैं, आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनके साथ आनंद रस ले सकता है। ठीक है, उनके साथ आनंद रस ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का यानी कि एडिसन और बेन जॉनसन का नाम लिया गया है। ठीक है, बेन जॉनसन का मत दिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। और बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। बिल्कुल, बोलने से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति कौन है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी मन पर काबू रखकर बोलना और बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है, उसे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटीली बात कर दे तो लोग हंसने लगते हैं। कई बात ऐसी बातचीत, कोई दुकान बोल दिया या कोई हंसी मजाक की बात कर दी तो फिर लोटपोट होके हंस जाओ, है ना। कई लोगों में गुण होता है, ये लोगों को हंसाने का गुण होता है, और कई लोगों में रुलाने का भी होता है। तो हमें रुलाने का गुण नहीं सीखना है, हमें तो हंसाने का गुण सीखना है। ठीक है, हमें हंसाना है, दुनिया को हंसाना है, रुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे प्रच्छन्न सुख, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ, प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, जो गुप्त है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिससे प्रच्छन्न सुख भाव का बोध होता है, यानी कि हमें ज्ञान होता है। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। बातचीत मन बहला का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत का मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरफ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जो अ, ब, स, द या 4 ऑप्शन में लिखे होते हैं। उनमें से अगर प्रश्न पूछा गया है तो आपको उनमें से एक जो उत्तर सही है उस विकल्प पर आपको निशान लगाना चाहिए। ठीक है, यह लगाना होता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? ठीक है, इनके पिता कौन थे? जब हमने बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ा था तो उसमें हमने उनका जन्म, निधन, माता पिता, शिक्षा और उनका जो स्थान है वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वो हमें याद रखनी है, क्योंकि किसी भी कवि या लेखक को याद रखने के लिए उनका जो जीवन परिचय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी रचनाएं उसमें सम्मिलित होती है, उनकी सारी शैली सम्मिलित होती है, उनके जीवन का सारांश उस जीवन परिचय के अंदर सम्मिलित होता है। तो हमको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए, हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, बहुत काम आती है जब हम एग्जाम देते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में जो बनते हैं, वो सारे उसी जीवन परिचय के अंदर से ही अधिकांश प्रश्न उत्तर बनते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। तो कौन थे उनके पिता? बेनी प्रसाद भट्ट थे या राम प्रसाद भट्ट थे, शिव प्रसाद भट्ट थे या गौरी शंकर भट्ट थे? तो कौन थे इनके पिता? इनके पिता थे यहाँ बेनी प्रसाद जी भट्ट। इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद जी भट्ट। तो हमारा उत्तर यहाँ आएगा क। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 या फिर 12 अप्रैल 1805, 21 मई 1812 या फिर 15 जनवरी 1806। तो कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844, यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा वो क आएगा। तो यहाँ हमारा जो उत्तर है वो क्या है? क है।
तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद जी भट्ट, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को उनका जन्म हुआ था। तो ये दो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आगे हम और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? नंबर 3 प्रश्न है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो बाल कृष्ण भट्ट जी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 20 जुलाई 1914। तो हमारा जो उत्तर आएगा वह यहाँ पर आएगा क, ठीक है, 20 जुलाई 1914। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम क्या था? तो उनकी माँ का नाम था पार्वती देवी। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? ख, क्या? पार्वती देवी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो उन्होंने कौन से शब्दकोश का संपादन किया था? देख लिए, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या हिंदी? उन्होंने किया था हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था। तो उत्तर आएगा हमारा यहाँ घ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है हमारी भाषा की बात। तो भाषा की बात में देखिए, हम कुछ भाषिक शब्द पढ़ेंगे, उन शब्दों का देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, राम रमोवल का क्या अर्थ है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो राम रमोवल का अर्थ है, राम रमोवल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। देखिए, जो 4 लोग हैं उनसे अधिक लोग अगर बैठकर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? राम रमोवल बातचीत कहलाती है, ठीक है। अब इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राम, श्याम, मोहन और सोहन। राम, श्याम, मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमोवल कर रहे थे, ठीक है। रेलगाड़ी में यानी कि चारों बैठे थे, वो राम रमोवल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटे और बताइए कि वे सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पहला बताया है क, कोई चुटीली बात आ गई हंस पड़े। कोई से क्या तात्पर्य है? कोई चुटीली बात, तो बात कौन सी है ये पता नहीं, अभी निश्चय नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है कि कौन सी बात आई। चुटीली बात तो आई, लेकिन कौन सी आई यह नहीं पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो कोई शब्द वह आया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद नंबर ख है, इसे कौन न स्वीकार करेगा, ठीक है। कौन, इसे कौन न स्वीकार करेगा। तो कौन शब्द जब आता है तो वहां आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम किस शब्द से? कौन शब्द से आएगा। आगे चलते हैं हम। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। तो ये कौन सा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसकी पूर्ण शोभा, ठीक है। तो यह क्या आएगा? निश्चयवाचक, क्योंकि इसकी की ओर संकेत करके बताया है, तो वह संकेत क्या है? निश्चय है, निश्चित दिशा में जा रहा है। तो निश्चित दिशा में जाने के कारण वहां पर कौन सा सर्वनाम आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो वह शब्द जो आया है वह भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला है, हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ठीक है। हम दो आता है तो वहां पुरुष लग जाता है, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब दो है तो द्विवचन आ गया ये, ठीक है। तो यानी कि हम दो तो बहुवचन में चला जाएगा, तो बहुवचन में पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है, ठीक है। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आता है। और हम दो है वह उत्तम पुरुष का बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं? ये जो शब्द दिए हुए ये किन भेदों के अंतर्गत आते बताना है। जैसे धुआं, आदमी, त्रिकोण, कान, शेक्सपियर, देश, मीटिंग, पत्र, संसार, मुर्गा, मंदिर आदि, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो धुआं शब्द है वह है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। धुआं हो रहा है, हमें धुआं सा लग रहा है, ठीक है। और जो देश है वह है जातिवाचक। अगर देश का नाम आ जाता तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाता, ठीक है। और देशभक्ति आ जाती तो वह भाववाचक में चला जाता, ठीक है। अब आदमी है वह भी जातिवाचक है, और किसी आदमी का अगर नाम होता तो वह व्यक्तिवाचक में जाता,
ठीक है। उसके बाद मीटिंग, मीटिंग क्या होता है भाई, मीटिंग क्या होती है, किसी एक व्यक्ति से तो होती नहीं है, किसी समूह से होती है, तो वह समूहवाचक में जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिकोण, त्रिकोण भी क्या है, जातिवाचक। अब त्रिकोण क्या है, त्रिभुज, त्रिकोण कोई वस्तु भी तो होती है ना भाई, उस वस्तु को बोलते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक में चला जाता है, लेकिन यहाँ त्रिकोण बताया है केवल, तो वह जातिवाचक में आएगा। और पत्र, पत्र क्या है, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है ये। अब भाववाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, लिखा हुआ है तो गद्य भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, संस्मरण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रार्थना पत्र भी हो सकता है, लेकिन वो पत्र है क्योंकि उसके जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, पत्र के हो रहे हैं, किसी की खैर खबर पूछने के लिए हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पत्र हो गया। उसी प्रकार से कान, कान क्या है हमारा, जातिवाचक। संसार, संसार क्या है, जातिवाचक। शेक्सपियर, कौन, शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाम होने के कारण वह किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। और मुर्गा, अगर मुर्गे का नाम रखते हैं आप लोग तो आप व्यक्तिवाचक बोल सकते हो उसे, लेकिन अगर केवल मुर्गा बोल रहे हो, मुर्गा जाति का है वह, तो आप उसे फिर जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। आया समझ में आपको कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में कैसे शब्दों को रखा जाता है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ, कि वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। कौन कौन से शब्दों का करना है, देखिए, शक्ति, उद्देश्य, बात, लत, नग, अनुभव, प्रकाश, रंग, विवाह, दांत, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो शक्ति है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है। अब जो उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए या उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, तो पुल्लिंग है ये। उद्देश्य क्या है, पुल्लिंग, आपका उद्देश्य महान होना चाहिए। अब जो बात शब्द है, बातचीत करनी चाहिए या बातचीत करना चाहिए। हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं तब हमें पता चल जाता है वो किस लिंग निर्धारण में जाएगा। तो हमारा जो बात शब्द है वह है स्त्रीलिंग, हमें संजीदगी से बात करनी चाहिए। लत, लत भी क्या होती है, लत तो स्त्रीलिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग, क्योंकि उसे शराब की लत पड़ गई है, ठीक है। नग, नग क्या है, पुल्लिंग, राम की अंगूठी में नग चमकता है या चमकती है। जैसे ही हम वाक्य बोलेंगे तो वाक्य का प्रयोग करते ही हमें पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग में जा रहा है या पुल्लिंग में जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अनुभव, अनुभव क्या है, ईश्वर का अनुभव करो, तो अनुभव क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, अनुभव है पुल्लिंग। प्रकाश क्या है, पुल्लिंग, सूर्य का प्रकाश बड़ा तीक्ष्ण होता है। रंग क्या है, पुल्लिंग, उसका रंग काला है। विवाह क्या है, पुल्लिंग, राम सीता का विवाह हुआ। दांत, ये भी पुल्लिंग है, उसका दांत टूट गया या टूट गई। राम सीता का विवाह हुआ या हुई, हुआ है तो पुल्लिंग में आएगा और हुई है तो वो स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण चुने। विशेषण चुनना है। विशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और वे गुण और दोष दोनों के रूप में हो सकते हैं, रंग रूप किसी के भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला है क, वह है हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने कितने आदमी हैं, यहाँ पर संख्या भी बताइए। विशेषण की संख्या होती है, संख्यावाची विशेषण भी होता है, तो यहाँ कितने हैं, हम दो। हम दो शब्द है वह संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब अगला है हमारी, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, विशेषण किसके बारे में बताया है कि पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, विद्वान मंडली एक व्यक्तिवाचक हो गया, मतलब एक समूह के बारे में बताया है। प्रवीण यानी कि दक्ष बताया है, ठीक है। काव्य कला कोई एक कला बताई है, तो यहाँ आएगा इसकी शब्द आएगा, तो इसकी और संकेत किया है तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम यानी कि जहाँ पर नाम आता है और नाम के स्थान पर कोई और शब्द रखे जाते हैं तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है,
ठीक है। कई बार प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा विशेषण का भेद है जिसमें संज्ञा का प्रयोग किया जाता है या सर्वनाम का, तो वो होता है सार्वनामिक। आप लोग याद रखिएगा। अगला है सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना, गुरु ही मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विशेषण होंगे वो सारे क्या होंगे, देखिए सुस्त, बोदा और दबी या फिर अपना ही गुरु। ठीक है, गुरु ही मानेगा। तो यहाँ पर देखिए गुरु नहीं आएगा, क्या होगा, सुस्त, बोदा, दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। जो चुपचाप रहता है, ठीक है, वो एक स्कूल को पूरी दुनिया मान लेगा कि यही पूरा ज्ञान इसी में भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि सुस्त होना, बोदा होना, दबा हुआ और ये भी दबी बिल्ली, और ये सारे क्या है, गुण है। तो ये गुण या अवगुण आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था लेक्चर नंबर 3, और ये हमारा बातचीत नामक जो पाठ है हमारा बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया, उसके प्रश्न उत्तर हैं। हमने सारे प्रश्न उत्तर यहाँ कर लिए हैं। आप सभी को समझ में आए होंगे, और इसे आपको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है इसे, और उसके बाद आप देखिए आपको ये पूरा चैप्टर अभी का अभी तैयार हो गया। इसके बाद कुछ भी आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपको आगे और तैयार करना है। सिर्फ थोड़ा जो समय बाद का है वो हमें सिर्फ रिवीजन के लिए देना है। बाकी अभी आपको हाथों हाथ पाठ याद करना है। ये सारे चैप्टर जब याद हो जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी इनको हल करने में। तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।